तो और बेटा आज हम अपने लोग सीखें कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण अपने लोगों को कक्षा 3-4 से रटाया जा रहा है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के भोजन बनाने की क्रिया है। अपने लोगों ने क्या परिभाषा रटी है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पृथ्वी से जल लेकर भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना प्रकाश के यह संभव नहीं है। तो आइए थोड़ा सा पहले प्रकाश संश्लेषण को हम समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही जटिल क्रिया है, थोड़ा सा अंदर में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बड़ा आप कर सकें तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पृथ्वी से पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतनी बात पक्का हो गई। चलिए जरा देखिए, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये इसकी जड़ है और यहाँ क्या है? यहाँ पानी है। तो पेड़ पौधों को जड़ से क्या मिल गया? जड़ से पानी मिल गया। और ये इसकी पत्ती है, ये इसकी पत्ती है। तो अपने लोग परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश। तो देखिए ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ये भगवान सूर्य हैं। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये हो गया सन। ये सूर्य का प्रकाश हो गया। ये पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश हो गया और हरा हो गया, पत्ती हरी हो गई, पृथ्वी से पानी मिल गया। इतनी बात समझ गए। और अपने लोग क्या याद करते हैं? वायुमंडल से CO2 लेकर, तो वायुमंडल में क्या बिखरी पड़ी है? CO2। अब ये CO2 कैसे जाएगी अंदर? तो CO2 जाने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? यही पत्ती पर छोटे छोटे छेद बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? छोटे छोटे छेद। अगर पत्तियों का आकार बड़ा है, ध्यान रखेंगे, अगर पत्तियों का आकार बड़ा है तो ये छेद केवल निचली सतह पर होते हैं, पत्ती के नीचे होते हैं। और अगर पत्ती का आकार छोटा है तो ये जो छेद होते हैं दोनों ओर होते हैं। बात समझ रहे हो? अगर पत्ती बड़ी है तो छेद केवल नीचे, और अगर पत्ती छोटी है तो ऊपर भी नीचे भी। तो ये जो बेटा छिद्र है ना, ये छिद्र कहलाते हैं रंध्र। रंध्र मतलब छिद्र, रंध्र मतलब छिद्र, या इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के द्वारा क्या जाएगा? स्टोमेटा के द्वारा जाएगा CO2। तो देखिए हरे पेड़ पौधे मतलब हरा, और इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। उसको भी जरा देख ले। हरित लवक कैसा होता है आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये हरित लवक है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण। तो हरित लवक की संरचना आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। कैसी होती है? ये दोहरा आवरण होता है हरित लवक के ऊपर, और उसके बाद जो है इसमें एक सिक्के जैसी संरचना होती है। ये जो सिक्के जैसी संरचना होती है, इसको बेटा हम नाम देते हैं ग्रेना। क्या नाम देते हैं? ग्रेना। क्या नाम देंगे? ग्रेना। सिक्के जैसी संरचना ग्रेना। और इसमें जो पानी जैसा पदार्थ भरा होता है हरित लवक के मध्य में, इसको हम नाम देते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा। तो ये हो गया बेटा स्ट्रोमा, ये हो गया ग्रेना। दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा? हरित लवक। इतनी बात आप समझ गए। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और यही एक बात और ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूरी होती है। एक में प्रकाश की जरूरत होती है, एक में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय क्रिया। तो ग्रेना में होती है प्रकाशीय क्रिया। ग्रेना में कौन होगी?
प्रकाशीय अभिक्रिया। ग्रेना में क्या होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो। एक में प्रकाश की जरूरत होती है, एक बिना प्रकाश के भी हो जाती है। तो जो प्रकाश की जिसकी जरूरत होती है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। फिलहाल इस विधि की खोज अध्ययन सबसे पहले हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि प्रकाशीय अभिक्रिया का एक नाम और क्या है? हिल रिएक्शन। क्यों हिल रिएक्शन है? क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? हिल नाम का वैज्ञानिक के नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हिल रिएक्शन। प्रकाश की जरूरत होती है, इसलिए प्रकाशीय अभिक्रिया। और हिल रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रेना में। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना, हिल अभिक्रिया ग्रेना। चलिए, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? अप्रकाशीय, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्ट्रोमा में क्या होती है बेटा? स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, ये बिना प्रकाश के संचालित होती है अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, कहां होगी? हरित लौह में, स्ट्रोमा में। क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने? ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। तो ब्लैकमैन रिएक्शन जो है कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होगी? स्ट्रोमा में होगी। डार्क अभिक्रिया कहां होगी? डार्क रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। इतनी बात आप समझ गए? फिर से मेरे साथ साथ, प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पेड़ पौधे, तो हरा पेड़ पौधा, सूर्य के प्रकाश की मदद में, तो सूर्य के प्रकाश की मदद में, वायुमंडल से CO2 लेकर, वायुमंडल से CO2 लेकर, किससे CO2 अंदर जाएगा? रंध्र के द्वारा जाएगा। और पृथ्वी से जल लेकर, तो जड़ों से पानी लेकर क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। एक बात आप और ध्यान रखें, ये जो सूर्य का प्रकाश जितनी ऊर्जा छोड़ता है, उसमें से केवल 2 से 10% ऊर्जा ही पेड़ पौधे यूज कर पाते हैं। संपूर्ण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितनी ऊर्जा यूज हो पाती है? 2 से 10%। ये 10% कब यूज होती है? जब एकदम गनगनाती दोपहरिया होती है, जब धूप एकदम अपने चरम पर होती है दोपहर में, तब 10% और नॉर्मली 2%। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश का कितना हिस्सा पत्तियां अवशोषित करती हैं, तो 2 से 10%। कितना हिस्सा अवशोषित करती हैं? 2 से 10%। यही एक बात और आप ध्यान रखें कि ये सूर्य के प्रकाश में कितनी किरणों का समायोजन होता है, सम्मिलित होती हैं? 7 रंग की किरणें होती हैं ना। कितने रंग की किरणें होती हैं? 7 रंग की किरणें होती हैं। तो ये 7 रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें एक रंग तो ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए 0 बेनिफिशियल है, कोई यूज ही नहीं है। कौन सा रंग है वो? हरा, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और किसी वस्तु का रंग कौन निर्धारण करता है? परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरण होती है 7 रंग में, वही तो रंग का निर्धारण करती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज सफेद है, तो कोई चीज सफेद है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो चीज सफेद है, ये 7 रंग की किरणों को वापस कर दे रही है, एक भी रंग की किरण को अवशोषित नहीं कर रही है। तो सफेद रंग का मतलब 7 किरणों को उसी के रास्ते वापस कर देना। तो इसका मतलब जो सफेद रंग का कपड़ा होगा वो गर्म कम होगा, क्योंकि वो एक भी किरण अवशोषित ही नहीं करता। इसीलिए तो कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और वही ध्यान रखें, कोई वस्तु काली क्यों होती है? कोई वस्तु जब काली होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 रंग को अवशोषित कर ले रही है। तो तावा काला क्यों बनाया जाता है? ताकि वो ज्यादा ऊष्मा, ज्यादा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले। और ऐसे भी ध्यान रखें कि हमारे शरीर में
ये सिर, हमारा सिर के बाल कैसे होते हैं? काले। तो काले बाल होते हैं तो सबसे पहले क्या गर्म होता है आदमी का? मूड। क्यों मूड गर्म होता है? क्योंकि जितनी प्रकाश की किरण आ रही है सब अवशोषित कर ले रहा है। सिर काला है ना, तो इसीलिए जल्दी गर्म होता है, आदमी का मूड जल्दी खराब होता है। और अंग उतने जल्दी खराब नहीं होते किसी की बात से, लेकिन मूड पहले खराब होता है। क्यों मूड खराब हो रहा है? क्योंकि ये प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की सातों किरणों को अवशोषित कर ले रहा है। ध्यान रखें, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, इससे क्या साबित होता है कि हरे रंग को तो ये लौटा दे रही है और शेष रंग को अवशोषित कर ले रही है। किसी वस्तु का रंग नीला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नीले रंग को तो ये वापिस कर दे रही है और बाकी रंग को अवशोषित कर ले रही है। तो रंग का निर्धारण कैसे होता है, ये बात आप समझे? तो ये जो पत्तियां होती हैं ये हरे रंग को तो वापिस कर देती हैं, तो इसका मतलब हरा रंग इनके किसी काम का नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा रंग है जो प्रकाश की किरणों में, वह कौन सी किरण है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी काम की नहीं है, होता ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण? हरा। तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होगी? लाल रंग में। सबसे कम किसमें होगी? नीले रंग में। तीन रंग में प्रकाश की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, लाल, बैगनी, नीला। लाल, बैगनी, नीला, लाल, बैगनी, नीला। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल में, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण नीले में। इतनी बात आप समझ गए? अब प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं, किसमें? प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा हरे रंग में, क्योंकि हरा रंग पत्तियां वापस कर दे रही हैं, तभी तो हरी दिख रही है। इतनी बात आप समझ गए? फिर से मेरे साथ एक बार, हरे पेड़ पौधे मतलब हरित लवक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ये भी हो गया। पृथ्वी से पानी लेकर, ये भी हो गया। क्या बना लेती हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। इसी प्रक्रिया को बेटा हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो जरा देखें कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसको जरा हम लोग रिएक्शन में देख लें। देखिए क्या क्या लेगा पेड़ पौधा? क्या लेगा? लेगा CO2। क्या लेगा? CO2। वायुमंडल से CO2 लेगा ना, तो CO2 लेना, और जड़ से क्या लेगा? पानी। तो पानी लेना, और क्या क्या जरूरी है? और जरूरी है सूर्य का प्रकाश। क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश। अब किसके ऊपर सूर्य का प्रकाश किस पर काम करेगा? सूर्य का प्रकाश काम करेगा हरित लवक की उपस्थिति में। हरित लवक नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। हरित लवक, क्योंकि अपने लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा है? अपने लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है कि हरे पेड़ पौधे तो हरित लवक के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी हो गया। वायुमंडल से CO2 लेकर और पृथ्वी से पानी लेकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं C6H12O6, मतलब ये है ग्लूकोज। यही है भोजन, यही तो भोजन है। यही ग्लूकोज बाद में प्रोटीन भी बन जाता है, यही वसा भी बन जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जब भोजन बन गया, और क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण का एक फायदा ये भी है कि ऑक्सीजन भी देता है, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो 6O2 इसी में मिलेगा, और पानी भी कुछ निकलेगा, 6H2O। तो ध्यान रखें आप लोग, क्या क्या लगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, इतने तो कच्चे माल लगे। प्रोडक्ट क्या बना? उत्पाद क्या बना? ग्लूकोज, भोजन, प्राणवायु ऑक्सीजन और पानी भी। तो ये बना उत्पाद, और ये रहा कच्चा माल। तो इतने कच्चे माल की उपस्थिति में ये उत्पाद बनता है, और ये दोनों हमारे लिए बहुत लाभप्रद हैं। ऑक्सीजन ना रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और भोजन ना रहे तब भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन तो बनता ही है,
साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। अब हम लोग आगे देखें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कितने चरण में पूरा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी जटिल क्रिया है, हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करेंगे अंदर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़ी जटिल क्रिया है, थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया को दो भागों में बांटा जाएगा, प्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया। एक ग्रेना में होगी, एक स्ट्रोमा में होगी। तो इसको आइए हम लोग आगे देखें। आइए इसको हम लोग आगे देखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्रिया होती है वो कैसे होती है, कहाँ होती है और उसमें क्या क्या बनता है। तो आइए अब हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया क्या होती है। इसके पहले अपने लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया कितने भागों में पूरी होती है, दो चरणों में पूरी होती है। पहली प्रकाशीय क्रिया, दूसरी अप्रकाशीय क्रिया। तो प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है और हम लोग बारी बारी से देखें कि पहले प्रकाशीय क्रिया में क्या होता है, फिर देखेंगे कि अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है। दोनों चरण मिला करके ही प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। तो पहले हम लोग क्या देखें, पहले हम लोग देखें प्रकाशीय क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रकाशीय क्रिया, या इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय क्रिया या इसी को बोलेंगे लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय क्रिया या लाइट रिएक्शन। क्यों प्रकाशीय क्रिया, क्योंकि बिना प्रकाश के ये शुरू नहीं हो सकती। इसको शुरू होने के लिए प्रकाश की महती आवश्यकता है, सो नेसेसरी लाइट, इसीलिए ये है प्रकाशीय क्रिया। और अपने लोगों को पता है कि पूरा प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, हरित लवक में। भोजन बनने का काम पेड़ पौधों के कोशिका के किस हिस्से में होता है, हरित लवक में होता है। इसीलिए बेटा हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का किचन, कोशिका का रसोई घर, तो आप बोलोगे हरित लवक। कोशिका का रसोई घर हरित लवक, कोशिका का रसोई घर हरित लवक, कोशिका का किचन हरित लवक, कोशिका का किचन हरित लवक। इसको याद करके रखिएगा। तो क्लोरोफिल क्या है, कोशिका का किचन है या कोशिका का रसोई घर है। हरित लवक के दो हिस्से, ग्रेना और स्ट्रोमा। याद आ रहा है। तो और एक बात और यही ध्यान रखें कि ये प्रकाशीय क्रिया का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रकाशीय क्रिया का सबसे पहले अध्ययन हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए इसे एक नाम और देते हैं, क्या, हिल रिएक्शन। क्योंकि इसका सबसे पहले अध्ययन किया था हिल दादा ने। तो हिल दादा के अध्ययन करने के कारण सबसे पहले उन्हीं को सम्मान दे दिया गया और इस क्रिया को बोल दिया गया हिल रिएक्शन। ये हिल रिएक्शन कहाँ होगा, ये हिल रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में होगा, ग्रेना भाग में। किसमें होगा, ग्रेना में। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय क्रिया कहाँ होगी, ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रेना में। हिल रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रेना में। सबका जवाब ग्रेना आएगा। चलिए अब देखें कि होता क्या है प्रकाशीय क्रिया में। प्रकाशीय क्रिया में बेटा क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अपने लोगों ने परिभाषा में खूब रटा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है और ये पेड़ की पत्ती है। तो यहाँ इस पर सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ेगा। जब पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा भैया तो पत्ती गर्म होगी। पत्ती गर्म होगी तो हरित लवक भी गर्म होगा, क्योंकि पत्ती में ही क्या पाया जा रहा है, पत्ती में ही हरित लवक पाया जा रहा है। तो हरित लवक भी गर्म होगा। हरित लवक गर्म होगा तो हरित लवक उत्तेजित होगा। हरित लवक उत्तेजित होगा तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ेगा, पत्ती गर्म होगी। पत्ती गर्म होगी तो पत्ती में पाया जाने वाला हरित लवक गर्म होगा। हरित लवक गर्म होगा
तो हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा, हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये होगा पहला चरण। तो पहले चरण में क्या होगा कि हरित लवक उत्तेजित होगा, और उत्तेजित होकर क्या करेगा, ये उत्तेजित होकर के इसी में आप ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इतना ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा और हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा, जब हरित लवक उत्तेजित हो गया मतलब हरित लवक गर्म हो गया, तो घर में अपने लोगों में कोई उत्तेजित होता है, कोई गुस्से में होता है तो क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। पापा गुस्सा जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, कुछ जो मिलेगा उसी को तोड़ेंगे। अब मान लीजिए पापा गुस्साए हुए हैं मम्मी से, सामने आ गए आप, तो आपकी ही तोड़ाई शुरू हो जाएगी। तो हरित लवक गुस्साया किससे है, हरित लवक को गुस्सा किसने दिलवाया है, हरित लवक को गुस्सा दिलवाया है सूर्य ने, लेकिन सूर्य को तो पाएगा नहीं तोड़ने के लिए, तो इसको मिलता है भोला भाला पानी। कौन मिलता है हरित लवक को, पत्ती में रहता है पानी, तो ये पानी को तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये उत्तेजित हरित लवक क्या करते हैं, उत्तेजित हरित लवक जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन का मतलब हुआ बेटा, जल अपघटन का मतलब हुआ बेटा कि पानी को ये तोड़ देते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। याद रखिएगा, जल के टूटने को प्रकाश की मदद से, चूंकि प्रकाश न पड़ता तो ये हरित लवक उत्तेजित न होता, हरित लवक उत्तेजित न होता तो पानी टूटता ना। तो इस प्रकार से पानी के टूटने को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से पानी के टूटने को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। तो क्या होता है, ये जो पानी होता है ये क्लोरोफिल के द्वारा एक्साइट उत्तेजित हरित लवक के द्वारा ये क्या होता है बेटा, ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। किसमें ये बना लेता है हाइड्रोजन आयन और बनाता है OH आयन। किसमें टूट जाएगा पानी, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो हरित लवक किसको भोला भाला पाता है, पानी को, और पानी को पाया तो पानी को ही तोड़ दिया। ठीक वैसे पापा जिसको पाएंगे उसी को तोड़ना शुरू कर देंगे। गुस्साए किसी और से हैं और तोड़ना किसी और को शुरू कर देंगे। वैसे हरित लवक गुस्साया किससे है, सूर्य से, तो सूर्य को तो पाएगा नहीं, पानी बेचारा मिला उसी को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया पानी को, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। इतनी बात कंफर्म हो गई। आगे देखे बेटा, फिर होता क्या है कि जब थोड़ा मोड़ा जो है पापा का गुस्सा शांत होता है, तो जो सामान तोड़े रहते हैं मम्मी उसको जोड़ना शुरू करती हैं। तो जब हरित लवक का गुस्सा, ये इसकी उत्तेजना थोड़ी कम होती है, एक्साइटमेंट, तो क्या करता है ये OH जो आयन है ये आपस में जोड़ना शुरू करता है। तो OH आयन क्या करता है, OH आयन जो है आपस में संघनन करता है। संघनन का आशय होता है बेटा जुड़ना। तो आपस में संघनित होता है OH आयन, और संघनित होकर के बेटा ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है पानी और O2 गैस। तो देखिए भोजन तो बाद में बन रहा है, भोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में, दूसरे चरण में, लेकिन ऑक्सीजन गैस पहले ही मिल जा रही है। प्रकाश संश्लेषण कितने काम की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में प्राणवायु ऑक्सीजन पहले निकल जा रही है। और आपसे एक नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलने का स्रोत है, तो आप लिखेंगे जल, क्योंकि अपने लोगों के मन में ये गलत धारणा रहती है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है ये CO2 से निकलती होगी, जबकि अभी CO2 का कोई जिक्र ही नहीं आया है। तो ये O2 गैस निकलने का स्रोत बेटा क्या है, ये O2 गैस निकलने का स्रोत है पानी। पानी टूटता ना तो OH बनता ना, OH संघनित ना होता तो ऑक्सीजन गैस निकलती ना। कितना फायदेमंद रिएक्शन है, वंडरफुल रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण, एक अजूबा है ये, अपने लिए कितना बेनिफिशियल है। आगे देखें आप, उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद जो है पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है।
कौन सा यौगिक होता है वो? NADP। इन मिस्टर का याद रखिएगा नाम, NADP, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये जो NADP है ये एक बस का काम करते हैं। बस क्या करती है? बस एक स्टेशन से सवारी को बैठाती है, दूसरे स्टेशन पर ले जाकर के उतार देती है, फिर लौट आती है उसी स्टेशन पर सवारी को ले जाने के लिए। तो ये NADP मिस्टर क्या करते हैं? ये NADP जो पानी से H निकला है इस H को अपने अंदर जोड़ते हैं, H को अपने अंदर जोड़ते हैं और जोड़ करके उसको बैठा लेते हैं अपने साथ और लेकर के जाते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, चूंकि इस हाइड्रोजन की जरूरत अप्रकाशीय अभिक्रिया में है। तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? NADP। क्या बना लेगा बेटा? ये बना लेगा NADPH2। ये क्या बना लेगा? NADPH2। तो ये NADP क्या बना लिया? NADPH2। और इसी H को कहां पहुंचाएगा? इसी H को पहुंचाएगा वो अप्रकाशीय क्रिया में, क्योंकि H की जरूरत पड़ेगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो NADP एक परिवहन का काम कर रहा है। किसको परिवहन कर रहा है? हाइड्रोजन को परिवहन कर रहा है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन को परिवहन करने का काम कौन करेगा बेटा? NADP करेगा। इतनी बात आप समझ गए। और ये H कहां से मिलेगा? जो पानी टूटा है। देखिए कितना ताना बाना प्रकृति ने बुना है, प्रकृति ने कितना अच्छा ताना बाना बुना है। OH से पानी बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और ये जो निकला है उसको पहुंचा देगा NADP की मदद से अप्रकाशीय क्रिया के लिए। तो ये हो गया चौथा चरण प्रकाशीय क्रिया का। अब देखें आगे क्या होगा बेटा। आगे जो है कितने उत्पाद अभी तक मिल गए अपने लोगों को प्रकाशीय क्रिया में? प्रकाशीय क्रिया में अपने लोगों को O2 मिल गया, प्रकाशीय क्रिया में अपने लोगों को NADPH2 मिल गया, जो अप्रकाशीय क्रिया में काम आएगा H, और NADP फिर वापिस आ जाएगा। इतना अपने लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखें पांचवा चरण क्या होगा। पांचवें चरण में पत्ती में ही पाया जाता है बेटा ADP। क्या पाया जाता है? ADP या एडेनोसिन डाइफास्फेट। ADP का मतलब क्या हुआ? एडेनोसिन डाइफास्फेट। कभी कभी आपसे परीक्षा में केवल यही पूछ लेता है कि ADP का पूरा नाम बताइए, तो एडेनोसिन डाइफास्फेट। ये एडेनोसिन डाइफास्फेट पहले चरण में जब अपने लोगों ने पढ़ा तो क्या बताया मैंने आपको कि क्लोरोफिल उत्तेजित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा, किस प्रणाली के द्वारा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ADP से जुड़ते हैं और बना लेते हैं ATP। क्या बना लेते हैं? ATP। ATP में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब ये IP जुड़ता है। IP क्या है? I का मतलब हुआ बेटा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक। इतनी बात समझ रहे हो भैया? तो ये हो गया इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक फॉस्फेट। ये जुड़ करके क्या बना रहा है? ये बना रहा है ATP। और ATP बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। क्यों? क्योंकि बेटा इसको बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। ATP को क्या बोलते हैं? ATP को हम बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। ये सिक्का क्या काम करता है? सिक्का हम लोग खर्च करते हैं तो अपने लोगों को सामान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब ATP खर्च होता है, ATP कैसे खर्च होगा? ATP बदलेगा ADP में। जब ATP जब अपने लोगों का शरीर थक जाता है काम करते करते, दौड़ते समय, भागते समय, पढ़ते समय ऊर्जा लगती है, ऊर्जा धीरे धीरे ह्रास हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो सिक्का है, मतलब ये जो अपने लोगों में ATP का पैसा है, ये खर्च होना शुरू होता है। मतलब इसके बंधन, इसके बांड टूटने शुरू होते हैं। तो जब ATP का सिक्का खर्च होना शुरू होता है तो अपने लोगों को ऊर्जा मिलने लगती है। तो ATP किसमें बदलता है बेटा? ADP में। और फिर ATP में बदल करके सुरक्षित रहता है। जैसे अपने लोग घर में पैसा सुरक्षित करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वैसे हमारा शरीर ATP को बना करके रखता है। कब के लिए? जब कभी इमरजेंसी में ऊर्जा की जरूरत हो और ऊर्जा
अपने लोगों के शरीर में ना हो तो ये एटीपी का सिक्का टूटेगा। एटीपी का सिक्का टूटेगा, अभी मैंने बताया, इसका मतलब एटीपी का बॉन्ड टूटेगा, और एटीपी टूटेगा तो बनेगा एटीपी, और अपने लोगों को क्या फायदा होगा, अपने लोगों को ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी। तो बन गया एटीपी, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा। तो बताइए प्रकाशीय अभिक्रिया से कितने फायदे हुए। प्रकाशीय अभिक्रिया से O2 मिला, एक फायदा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा NADPH2 बना, क्योंकि H जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में। और तीसरा फायदा क्या हुआ, एटीपी बन गया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया का बहुत फायदा है ना। और जब तक प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी, अप्रकाशीय अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। यद्यपि अप्रकाशीय अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा। O2 गैस बनती है, कितनी जरूरी है, और O2 गैस जब बन जाती है प्राणवायु गैस, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसी पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं। क्या होते हैं, पर्णरंध्र। याद आ रहा है, पर्णरंध्र होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। कुछ याद आ रहा है, इसी स्टोमेटा से कौन सी गैस निकलती है, इसी स्टोमेटा से O2 गैस निकलती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, तो पर्णरंध्र से या स्टोमेटा से। तो ये रहा बेटा प्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आइए अब हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसके पहले अपने लोगों ने क्या देखा, इसके पहले अपने लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या क्या बना था, प्रकाशीय अभिक्रिया में ऑक्सीजन बना था, NADPH2 बना था, ATP बना था। ये अपने लोगों ने पीछे देखा। अब आइए हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा चरण होता है, जो सेकेंड स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्यों अप्रकाशीय अभिक्रिया इसे बोलते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया जो होती है ये बिना प्रकाश के भी संचालित हो जाती है। पहली प्रक्रिया जो अपने लोगों ने पढ़ी थी वो बिना प्रकाश के शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि क्लोरोफिल का उत्तेजित होना बहुत जरूरी है, तभी वो पानी को तोड़ेगा। लेकिन ये अप्रकाशीय अभिक्रिया बिना सूर्य के प्रकाश के संचालित होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अप्रकाशीय अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि इस जो है अभिक्रिया की सबसे पहले, इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, या इसमें एक रिबोलोज बाइफास्फेट का चक्र चलता है, और उस चक्र की खोज केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो इसीलिए इसका एक नाम केल्विन साइकिल भी है। तो बताइए अप्रकाशीय अभिक्रिया के कितने नाम हो गए, अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, और ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अध्ययन किया, इसलिए ब्लैकमैन अभिक्रिया, या फिर केल्विन साइकिल इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि इसमें रिबोलोज बाइफास्फेट का चक्रीकरण होता है। तो इसके कई नाम हैं। आइए हम लोग देखें ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है ये कैसे होती है। तो बेटा अपने लोगों ने पढ़ा है कि पत्ती पर क्या होता है, पत्ती में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इसका जो सिक्के जैसा होता है उसको बोलते हैं ग्रेना, और जो इसमें पानी भरा रहता है हरित लवक में इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। कुछ याद आ रहा है,
और ये हो गया सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो अब क्रिया कहाँ शुरू होती है? ग्रहणा में। ये प्रकाशीय क्रिया होती है। इसमें जो पानी जैसा पदार्थ भरा होता है, शेष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पानी जैसे पदार्थ में होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इसमें बेटा सबसे पहले डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल या ब्लैकमेल रिएक्शन या अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है? बेटा सबसे पहले पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है। पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं RuBP, और इसका नाम क्या है? रिबुलोज बाइफास्फेट। रिबुलोज बाइफास्फेट ये पत्तियों में पाया जाता है। तो ये कच्चा माल हो गया और इससे जुड़ता है CO2। अब CO2 का यूज हुआ। अपने लोगों ने क्या पढ़ा था कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जड़ से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लोग याद करते रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है बेटा? प्रकाशीय क्रिया में कि अप्रकाशीय क्रिया में? अप्रकाशीय क्रिया में। तो एक यौगिक बनता है जिसे हम बोलते हैं PGA। ये PGA 12 अणु बनते हैं PGA का। ये PGA क्या है? PGA है बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA क्या है? PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये कितने अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिबुलोज बाइफास्फेट के जुड़ने से? ये बनते हैं 12 अणु। और यही ध्यान रखें बाप कि ये जो PGA होता है, ये बेटा 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? इसमें कार्बन की संख्या होती है 3। PGA क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला यौगिक है। इसलिए बेटा जिस पौधे में ये वाली अभिक्रिया होती है और PGA बनता है, उसको बोलते हैं बेटा C3 पौधे। अब यही आप ये भी जान ले कि ये C3 पौधे क्या होते हैं। C3 पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड किसमें परिवर्तित होता है? PGA में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और फास्फोग्लिसरिक एसिड बेटा क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। तो जिन पौधों में PGA बनता है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करके, वो पौधे कहलाते हैं C3 पौधे। और यही एक बात और आप जान लें कि पूरी धरती पर 90% से ज्यादा यही पौधे हैं। 90% से ज्यादा। 90% से ज्यादा कौन से पौधे हैं? 90% से ज्यादा हैं C3 पौधे। अब C3 पौधे में तो आपको कोई संदेह नहीं है कि C3 पौधे क्या होते हैं। C3 पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड किसमें परिवर्तित होता है? PGA में। और PGA कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3। इसलिए ऐसे पौधे कहलाते हैं C3 पौधे। इसमें कौन कौन सा उदाहरण होगा? जैसे गेहूं C3 है। अरे धरती के 90% से ज्यादा पौधे C3 ही हैं। तो आप समझ सकते हैं गेहूं, धान ये सब C3 है। और यही एक बात और आप ध्यान रखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और रिबुलोज बाइफास्फेट से PGA नहीं बनाते हैं। वो बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ध्यान रखें आप, कुछ पौधे तो PGA बनाते हैं, मतलब वो हो गए C3 पौधे, और कुछ पौधे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। और ये बेटा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, ये C4 वाला कंपाउंड है। मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए ऐसे पौधों को बेटा बोलते हैं C4 पौधे। अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये C4 पौधे कौन से पौधे होते हैं। तो C4 पौधे वो होते हैं जिसमें PGA ना बन करके क्या बनता है?
कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से PgA ना बन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसलिए ऐसे पौधों को बेटा हम C4 पौधे बोलते हैं। तो C3 पौधे क्या होते हैं, C4 आप समझ गए। और ऐसे पौधे दुनिया में 5% के लगभग हैं। कितने हैं? 5%। इसमें मक्का है, गन्ना है, तो गन्ना और मक्का किसमें आएंगे? C4 में। और गेहूं और धान किसमें आएगा? C3 में। इतनी बात समझ गए। और कार्बन स्थिरीकरण के ही विधि पर, स्थिरीकरण के तरीके के आधार पर एक और पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा कैम पौधे। नाम आपने सुना होगा। कौन सा पौधा? कैम पौधा। ये कैम पौधा क्या होता है बेटा? कैम पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है ना, वो बहुत विशेष ढंग से होता है, स्पेशल प्रकार से होता है। और इसकी खोज सबसे पहले केसुलेशियन, ध्यान रखिएगा। C फॉर केसुलेशियन और A फॉर एसिड, M फॉर मेटाबॉलिज्म। तो केसुलेशियन कुल के पौधों में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। किस कुल के पौधों में? केसुलेशियन कुल के पौधों में सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की खोज हुई थी। इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये पौधे विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। और ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पानी की नितांत कमी होती है, जहां पानी की धरती में कमी होती है। ये मरुद्भिद पौधे होते हैं, थोड़ा कम पानी वाले स्थानों पर उगते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णरंध्र पाया जाता है। इन्हीं पर्णरंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से। ये कैम पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें ये जो रंध्र होते हैं ना, ये दिन में बंद रहते हैं, दिन में बंद और रात में खुले। याद रखिएगा इसे। ये जो पर्णरंध्र, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से पौधे होते हैं जिनमें ये पर्णरंध्र दिन में बंद रहते हैं, रात में खुले रहते हैं, और रात में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ऐसे पौधे बेटा कहलाते हैं कैम पौधे। और इसका सबसे प्यारा उदाहरण है ऑर्किड्स, कैक्टस। या कैक्टस जानते हैं? कैक्टस का मतलब हुआ नागफनी। तो नागफनी किस में आएगा? कैम में आएगा। इसकी विशेषता क्या है? ये विशेष ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और रंध्र इनके दिन में बंद रहते हैं और रात में खुले रहते हैं। दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं। इससे ये बहुत सारे पानी के वाष्पोत्सर्जन से अपने आप को बचा लेते हैं, मतलब पानी का अपव्यय नहीं होने पाता है। इसीलिए पौधे कहाँ उगते हैं? जहां पानी की कमी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के आधार पर बेटा बताओ पौधे कितने प्रकार के हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के आधार पर बेटा पौधे 3 प्रकार के हो गए, C3, C4 और कैम। C3 जो 3 कार्बन वाला यौगिक बनाए, C4 जो 4 कार्बन वाला यौगिक बनाए, और कैम जो विशेष ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करे और जिनके रंध्र दिन में बंद रहे और रात को खुले रहे। ऐसे पौधे कहाँ होंगे? ऐसे पौधे बेटा वहां उगते हैं जहां पानी की कमी होती है, जैसे नागफनी। इतनी बात आप समझ गए। तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहली अभिक्रिया क्या होगी? रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बेटा क्या बनाएगा PgA। मतलब ये C3 पौधों की बात हो रही है। और क्योंकि ये धरती पर 95% के लगभग होते हैं, तो इन्हीं की चर्चा हम करते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है? अपने लोगों ने प्रकाशीय अभिक्रिया में पढ़ा था कि एक यौगिक बनता है NADPH2।
कुछ याद आ रहा है? तो ये NADPH2 इसी PGA से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? PGA से। और इसका जो H है ये PGA से जुड़ जाता है। जब इसका H PGA से जुड़ जाता है तो बेटा ये बना लेता है PGAL। PGA किसमें कन्वर्ट हो गया? PGA कन्वर्ट हो गया PGAL में। और क्या मुक्त हो गया? मुक्त हो गया NADP। तो ये जो NADP है, NADP और प्लस क्या बना? PGAL। तो NADP तो फिर कहां चला जाएगा? आपको मैंने पहले ही बताया था कि NADP क्या काम करता है? NADP बस का काम करता है। यह रूपी सवारी को बैठाता है, प्रकाश अप्रकाशीय अभिक्रिया में लाकर छोड़ देता है और फिर प्रकाशीय अभिक्रिया में चला जाता है हाइड्रोजन को लाने के लिए। तो इसका काम है केवल हाइड्रोजन का स्थानांतरण। तो ये फिर कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। और यह PGA से जुड़ करके बेटा क्या बना लेता है? ये बना लेता है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ये PGAL क्या है? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। और ये क्या है? ये भी 3 कार्बन वाला यौगिक है। ये 3 कार्बन वाला यौगिक है और इसका सूत्र क्या होता है? C3H5O3। ये है जो है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो बेटा फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 12 होता है। 12 में से 2 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड तो ग्लूकोज बनाने में काम आ जाते हैं। इसको जरा देख ले, तीसरा रिएक्शन क्या होगा? ध्यान दें आप, तीसरे रिएक्शन में ये जो PGAL है, PGAL मतलब C3H5O3, ये क्या करता है? इसका होता है रिडक्शन। मतलब इसका होता है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन इससे जुड़ता है। और जब हाइड्रोजन इससे जुड़ता है तो बेटा ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है ग्लूकोज। देखिए C3 और कितना अणु जुड़ेगा? 2 अणु। अगर PGAL का 2 अणु इकट्ठा हो जाए, मतलब इसका 2 गुना आप कर दें C3H5O3 का और 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, तो बताइए ये क्या बन जाएगा? 2H जुड़ गया। अब अगर 2H जुड़ गया तो क्या हो गया? रिडक्शन की अभिक्रिया हो गई और क्या बन जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 मतलब C6 और 5 दूनी 10H और 2AH तो H12 और 3 दूनी 6। अब ये बन गया ग्लूकोज। तो बताइए एक ग्लूकोज के अणु को बनने में कितना PGAL लगा? 2। और कुल बना कितना था? 10 और 12 कितना बना था? 12 और लगा कितना? 2 और बचा कितना? 10। तो 10 जो PGAL बचता है, ये फिर जो 10 PGAL बचता है बेटा, ये फिर चला जाता है कहां के लिए? ये चला जाता है, बन जाता है रिबुलोज बाइफास्फेट। और रिबुलोज बाइफास्फेट फिर CO2 से मिल करके क्या बना लेता है? CO2 से मिल करके बना लेता है PGA। और PGA फिर किसमें बदल जाता है? PGAL में। और PGAL किसमें बदल जाता है? PGAL बदल जाता है ग्लूकोज में। कुछ ऐसे चक्रीय अभिक्रिया चला करती है। तो बेटा ये चक्र चल रहा है ना, PGAL ग्लूकोज में बदलेगा, 10 बचेगा। तो 10 जो PGAL बचेगा वो किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा बेटा रिबुलोज बाइफास्फेट में। और रिबुलोज बाइफास्फेट फिर कहां चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, फिर PGA बनेगा, फिर PGAL बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। तो ये अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। ये अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए जो है इसको ऐसे कर ले। PGAL कहां पहुंच जाएगा? PGAL रिबुलोज बाइफास्फेट बना लेगा। तो बेटा और फिर रिबुलोज बाइफास्फेट CO2 से मिलकर के PGA बनाएगा और PGA फिर हाइड्रोजन से मिलकर के PGAL बनाएगा और PGAL फिर हाइड्रोजन से मिलेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। समझ गए आप? कितना PGAL ग्लूकोज बनाएगा? 2। बचेंगे कितने? 10।
और ये 10 किस में बदल जाएंगे? रिबुलोज बाइफास्फेट में। तो बेटा ये प्रकार कच्चा कर चल रहा है ना, तो इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को एक और नाम क्या दिया जाता है? केल्विन साइकिल। अब आप समझ गए कि इसको केल्विन साइकिल क्यों बोला जा रहा है? केल्विन साइकिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें रिबुलोज बाइफास्फेट का क्या हो रहा है? चक्रीकरण हो रहा है, बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है, फिर बन रहा है। तो एक साइकिल चल रही है रिबुलोज बाइफास्फेट की। और इसका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसको केल्विन साइकिल बोल दिया गया। तो अब बताइए अंततः क्या बन गया? अंततः बन गया ग्लूकोज। और अपने लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा था कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद में पृथ्वी से पानी लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बताइए भोजन बन गया ना, C6H12O6 बन गया ना। अब ये जो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, यही बाद में और जटिल अणुओं में ट्रांसफर हो जाता है। यही जो है बाद में फैट्स बनता है, यही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, यही डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में यही ट्रांसफर हो जाता है। तो लेकिन मेन जो बनता है शुरू में वो ग्लूकोज बनता है। इतनी बात समझ गए? अब बताइए प्रकाश संश्लेषण पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस है, कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये, जो प्रकृति में अपने आप हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण से बताइए अपने लोगों को क्या लाभ है? पेड़ पौधों को तो लाभ है ही, क्योंकि वो अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं जिंदा रहेंगे तो कोई शाकाहारी जंतु जिंदा रहेगा नहीं, और अगर शाकाहारी जंतु नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जंतु रहेंगे नहीं। इसका मतलब पूरा पारितंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो प्रकाश संश्लेषण के अगर लाभ की बात आए कि प्रकाश संश्लेषण से कौन कौन से लाभ हैं, तो बताइए पहला लाभ क्या है प्रकाश संश्लेषण से? पहला लाभ तो यह है कि इससे भोजन बनता है पूरे कायनात के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरे धरती के जीवों के लिए। भोजन किस प्रक्रिया में बनता है? प्रकाश संश्लेषण में। और एक बात ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। ऑक्सीजन गैस अपने लोगों के लिए और सभी जंतुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्राणवायु ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण से निकलती है। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा यह है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ना लें तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती पर बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया ऐसे ही जूझ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर और बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग और होगी, जिससे वातावरण में प्रदूषण भी फैलेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अलग से हो जाएगी। तो इस समस्या से भी बचा रहा है ये प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियमित रखता है। तो ये तो फायदे हो गए। अब यही हम लोग ये ध्यान दें कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को धीमी कर देती है या तेज कर देती है। तो कौन कौन से फैक्टर है? पहले नंबर पर तो सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नियमित और बढ़िया से नहीं मिलेगा, उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, उसके ड्यूरेशन में कमी आ जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या होगा? पहला होगा सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रॉपर होगी। दूसरा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़िया से मिलती रही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया से चलती रहेगी। और कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण को? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, और तीसरा पानी। अगर पानी की मात्रा कम हो गई धरती में तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी, क्योंकि बिना पानी के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं सकती है। तो तीसरा फैक्टर क्या हो गया? जल। और चौथा फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा? चौथा फैक्टर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल कम हो गया तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 4। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड,
वो पानी और हरित लवक, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया। ये कौन सी क्रिया अपने लोगों ने पढ़ी, इसको हिंदी में भी देख ले, अप्रकाशीय, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी को ब्लैकमेल रिएक्शन, या इसी को केल्विन साइकिल। तो अपने लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अभी अपने लोगों ने पढ़ा अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। और इसके पहले अपने लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा था प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अपने लोगों ने समझा, फिर प्रकाशीय अभिक्रिया को अपने लोगों ने समझा, फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया को अपने लोगों ने समझा, फिर C3 पौधे क्या होते हैं, C4 पौधे क्या होते हैं, कैम पौधे क्या होते हैं, ये अपने लोगों ने जाना। फिर प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या लाभ है, इतना अध्ययन अपने लोगों ने किया। तो मुझे लगता है बेटा ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शेष अन्य बिंदुओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। ओके।